अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टोशियोमेट्री कर लिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मैंने ओवरव्यू दे दिया था पहले आपको। डिटेल बता रहा था मैं डिटेल में कि ये है क्या। ठीक है, देखिए आपके पास ना एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसमें आपके पास दो चीज़ें। ठीक है, एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं रिएक्शन की। चलिए ये कर लेते हैं, कंबशन कर लेते हैं। कंबशन सिंपल है, समझना आसान है उसको। ठीक है, ठीक है, कंबशन रिएक्शन है आपके पास। अब देखें, इसमें ना हमारे पास ये दो चीज़ें। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना वो स्पेसिफिक अमाउंट में अगर होंगी ना तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर ये स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं होगी ना, आगे पीछे होगी, एक कम एक ज़्यादा होगी, तो फिर ना आपके पास ये रिजल्ट नहीं आएगा। आपके पास ना इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा से बच जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या है, मीथेन है। मीथेन गैस कितना है, 1 मोल है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस कितना है, 2 मोल है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपके पास ऑक्सीजन गैस 2 है, मीथेन 1 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है, 1 मोल। और वाटर कितना बनता है आपके पास, 2 मोल। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि 1 मोल मीथेन, 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल वाटर बनता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ी चेंजेस कर दूँ, मैं मीथेन रखूँ 1 मोल और ऑक्सीजन में हाफ कर दूँ, 1 मोल कर दूँ। पहले 2 मोल था, 1 मोल हो गया। यहाँ पर देखें आता है इशू क्या है कि मीथेन तो सेम रहा है लेकिन ऑक्सीजन चेंज हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से हाफ, 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका हाफ कर दिया हमने, तो 1 मोल ऑक्सीजन से इसका हाफ बनेगा, यानी कि 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और वाटर की बात कर लें तो 2 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल वाटर बनता था, और 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल वाटर बनेगा। ठीक है, और जो मीथेन है, ये 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर होती थी। अब ऑक्सीजन जो प्रोवाइडेड है हमें कितनी है, 1 मोल है। तो जो मीथेन हमारे पास यूज़ होगी ना वो होगी 0.5 मोल, यानी कि 0.5 रिमेनिंग जो है ना, 0.5 मोल ऑफ CH4, ये हमारे पास एक्सेस है, ये एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास। और ये जो ऑक्सीजन है ना, इस रिएक्शन में कितना पोटेंशियल है देखें। आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए और 2 मोल वाटर बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये कम हो गया, हुआ ये कि ऑक्सीजन जो है ना वो हमने उसको कम प्रोवाइड किया। तो ऑक्सीजन के कम होने की वजह से ये रिएक्शन जो है ना वो अपना जो है वो प्रोडक्ट नहीं दे सका जिसको देना चाहिए। इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ना उसने हमारी प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर दिया है। तो ऑक्सीजन को ना हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस केमिकल रिएक्शन में कोई एक या दो रिएक्टेंट्स ऐसे हों कि जिनकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम तक ना पहुंच सके, कम हो जाए, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है,
इस तरह के सवाल जो है ना वो आपके पास बिल्कुल स्टोइशियोमेट्री की तरह होते हैं, बट डिफरेंस आपके पास क्या आता है कि आपको ना दोनों या दो से जितने भी रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं ना, उन रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, और जिस रिएक्टेंट से आपके पास कम प्रोडक्ट आ रहा हो ना वो होता है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे हम आगे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम, सी एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत फेमस इक्वेशन है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है ग्लूकोज फॉर्म करने की। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ना आपके पास जो सवाल आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, वो इस तरह आता है कि आपको ना जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनकी अमाउंट गिवन होगी। देखें, स्टोइशियोमेट्री में ना आपके पास एक चीज़ की अमाउंट गिवन होती है, दूसरा आपके पास फ्री होता है, जितना यूज़ करना है कर सकते हैं। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपके पास दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट गिवन होती है, और आपको सवाल इस तरह से आता है कि आपको ये पूछा होता है दोनों से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, या आपसे ये पूछेगा दोनों में से कौन सा एक्सिस है, यानी एक्स्ट्रा बचेगा, या और ये पूछ सकता है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उससे आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एक ही समय में कवर कर लेते हैं। तो आपके पास इसमें जो CO2 गिवन है ना, अब देखें हमने पढ़ लिया है कि मास 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 मोल रिलेशनशिप कैसे होती है। ठीक है, तो सवाल में ना वो आपको जो अमाउंट गिवन होगी ना वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। वो आपको वॉल्यूम में भी दे सकता है, मास में भी दे सकता है, मोल में भी दे सकता है। ठीक है, तो एक सवाल हम कर लेते हैं सिंपल सा, मास वाला कर ऐसे करते हैं, मोल वाला कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है 4 मोल। ठीक है, वाटर जो है वो आपको गिवन है 5 मोल। ठीक है, और आपसे ये पूछा है कि ग्लूकोज का आपके पास कितना मोल बनेगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, तो ये भी ऐड कर ले इसमें, पूछा है आपसे एक्सेस क्या। ठीक है, अब इस सवाल में ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल है और वाटर भी 6 मोल, यानी दोनों 6 मोल है, तो उससे आपके पास 1 मोल बनता है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 4 कर दूंगा तो उससे ये कम हो जाएगा, और वाटर में 5 कर दूंगा तो उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस सवाल में, क्योंकि ये मोल वाला सवाल है। ठीक है, मोल वाले सवाल डायरेक्ट आंसर पता चल सकता है आपको, कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ भी सकती है, वो डिपेंड करता है सवाल कैसा है। ठीक है, अभी तो हमने सिंपल सवाल लिया ना, इसमें मोल सिंपल है, तो ये ऐसे हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं इस सवाल में। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 4 मोल है, वाटर कितना है, 5 है। ठीक है, अब देखें ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, उससे आपके पास ये बन रहा है। अब अगर इनमें से, अब ये दोनों सेम है तो ये बनेगा, इनमें से अगर कोई एक कम हो जाए ना तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कम है, वाटर आपके पास ज़्यादा है। इनिशियली दोनों सेम है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा आपके पास। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपके पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से एक्सेस आपके पास हो गया वाटर। ठीक है, अब मोल ऑफ ये फाइंड कर लेते हैं ग्लूकोज, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो ये रेशो वाला मेथड यूज़ करेंगे कि 6, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करते हैं, 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल उससे बनता है 1 ये, तो 6:1 इज इक्वल टू कितना है, 4 हो गया रेशो x, यानी इसका मोल। ठीक है,
अब हम मैन्युअली फाइंड कर लेते हैं इसका 6/1 इसका फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, फिर हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/6, जो कि होता है आपके पास 0.66। ठीक है, राउंड ऑफ करके 67 लिख देते हैं, 0.67 मोल्स। तो आपके पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो आपके पास आ गया 0.67। ठीक है, अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना हो हमें तो वो भी हम कर सकते हैं, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, 6/6 इज इक्वल टू 4/x, जो कि 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से कितना बनता है, 6 मोल ऑक्सीजन बनता है। तो भी फाइंड कर लेते हैं इसको, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये सेम है ना, तो ये भी सेम होगा, तो 4 आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये सिंपल सवाल हो गया। अब हम करेंगे मुश्किल सवाल एक, और मुश्किल सवाल जो है ना वो हम कर लेते हैं चलो ये वाला कर लेते हैं। ये एमोनिया का, ठीक है, ये कर लेते हैं। ये वाला सिंपल था ना, तो इसमें ना हम दोबारा मोल करेंगे। ठीक है, इसमें दोबारा मोल करेंगे और इसमें फाइंड करेंगे कि मोल से कितना फ़र्क आता है इसमें। चले, गिवन है आपको 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और 0.5 मोल गिवन है आपके पास नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और आपसे पूछा है लिमिटेड रिएक्टेंट फाइंड करें, और एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड कर लेता हूँ उसमें। आपसे कहा है कि मास ऑफ NH3 फाइंड करें, जो फॉर्म होगा हमारे पास। ठीक है, इस समय भी सवाल आ सकता है आपके पास, ये देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हम हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना, हमें इसका वो पता है मॉलिक्यूलर मास, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं मास इसका। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं। और क्या कह रहा है वो, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल हाइड्रोजन और 0.5 मोल नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पर दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, तो रिजल्ट जो है वो उस सवाल की तरह नहीं आएगा हमारे पास। यहाँ क्या है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो मैन्युअली फाइंड करना हो क्या क्या आंसर आता है इसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली फाइंड करेंगे रेशो लगा के। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन का कर लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या है, गिवन इनिशियल कंडीशन में हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन से कितना बनता है, 3 मोल, और 2 मोल हाइड्रोजन से कितना बनेगा। अब ये सेम है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 मोल। ठीक है, 2 मोल 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनेगा, तो ये हो गया। अब फाइंड करते हैं नाइट्रोजन के लिए क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन में कितना है, 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल अमोनिया बनता है, तो कितना है 0.5 ना, 0.5 मोल नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा वो फाइंड कर लेते हैं हम। मैन्युअली करने के कैलकुलेटर से कर ले, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें रेशो लगा देते हैं पहले ज़्यादा, इसमें गए सी, और ये कौन सा है, बाहर वाला है ना, तो 2 हो जाएगा हमारे पास 1/3/0.5। अब फाइंड कर लेते कितना आ रहा है, 1.5। ठीक है, तो x हो गया हमारे पास 1.5 मोल।
अब देखें, ये बना है 2 मोल बना है पास हाइड्रोजन से और बना है 1.5 मोल नाइट्रोजन से। दोनों से कम कौन सा है? नाइट्रोजन वाला कम है। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपके पास वो होगी आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है। और एक्सेस आपके पास हाइड्रोजन हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका नाइट्रोजन। अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ एमोनिया। तो वो हम कर लेते हैं, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास को चेंज कर लेते हैं। तो मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना बना है आप देखें। इस रिएक्शन में क्या होगा, जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे ना, तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा कि हमारे पास 1.5 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास 0.5 मोल्स हाइड्रोजन बच जाएगी। अब ये जो 1.5 मोल नाइट्रोजन ख़त्म हो गई, अब नाइट्रोजन ख़त्म हो गई है, नाइट्रोजन ख़त्म हो गई तो जितनी अमोनिया बननी थी बन गई। अब हाइड्रोजन अकेले अमोनिया थोड़ी बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमें मास फाइंड करना है अमोनिया का, तो हम वो अमोनिया कंसिडर करेंगे जो बन चुकी है। कितनी बनी है हमारे पास, 1.5 मोल अमोनिया हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। तो हम इस नंबर ऑफ मोल्स में 1.5 लिखेंगे, जो कम वाला है ना वो लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं अमोनिया कितना है। ये हो गई, अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14 और हाइड्रोजन होता है आपके पास 1। तो 3 मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास 17। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मास जो है वो आपके पास आ जाएगा 25.5। चेक कर लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 17, 25.5, ठीक है। 25.5 ग्राम, ये आगे बस का आंसर, ठीक है। अब मोल वाला टॉपिक तो हमने कर लिया है, अब करते हैं कि ये मास और वॉल्यूम वाला, ठीक है। अब सवालात में ना आपके पास ना चीज़ें डिफरेंट तरीके से भी गिवन होंगी, यानी आपके पास एक रिएक्टेंट जो है वो वॉल्यूम में गिवन होगा, एक आपके पास मास में गिवन होगा, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट हम। इस दफ़ा हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है चेंज इन थैल्पी, यानी कि हमने जो रिएक्टेंट गिवन है ना उसमें हमने उनकी जो इनिशियल एनर्जी वो चेंज की है, यानी उसको हीट किया। इसका सिंपल मतलब होता है हीट करना, ठीक है। इसको हीट किया, क्या बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इस सवाल में क्या है, आपके पास जो कार्बन गिवन है ना वो है आपके पास 20 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन गिवन है आपके पास 3 dm³, ठीक है। कार्बन गिवन है 20 ग्राम, ऑक्सीजन गिवन आपके पास 3 dm³। और कंडीशन आपको बताई हुई है इसमें, टेम्परेचर जो है ना वो है आपका कितना करें, 200 सही है, ठीक है। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, और प्रेशर जो है ना वो आपके पास है इसमें 10 atm। अब इन कंडीशन में हमें फाइंड करना लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, हमें ना दोनों को ना एक ही चीज़ में लेकर आना होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, दोनों से हम इंडिविजुअल ये फाइंड कर लेते हैं। एक एक टाइम में लाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम फार्मूला से कर सकते हैं, बाद में तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो पहले कार्बन से फाइंड कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, ठीक है। हम देखें
एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसके लिए, तो शॉर्टकट है, ठीक है। आपको ना डिटेल में मास और मोल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मास और मोल से इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। ये देखें कितना है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से कितना मोल ये बनता है, 1 मोल बनता है ना आपके पास, है ना। तो अगर हमें इन टर्म्स ऑफ मोल करना हो ना, है ना, तो हमें यहाँ पे उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम अगर डायरेक्ट मास से करें ना तो भी वहाँ काम बन सकता है। वो किस तरह है कि देखें, यहाँ पर कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44 है। ये फाइंड करने का तरीका सिंपल है, नंबर ऑफ मोल को उससे मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ तो 1 है ना, तो 1 है सिंपली 12 हो गया। यहाँ भी 1 है तो इसका सिंपल 44 हो गया। कार्बन कितना है आपके पास, गिवन 20, और ये कितना आपके पास नहीं पता, तो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ गए हम और हम गए सी और 2, ये हो गया आपके पास 12 रेशो 44, फिर 20, तो ये हो गया आपके पास 73.33। एक्स आ गया आपके पास 73.3 ग्राम्स, ठीक है। तो 73.3 ग्राम आपके पास आ गया। अब आपको पता है कितना ग्राम ये बनता है, ठीक है। अब जो एंड आंसर आएगा ना हमारा, वो सेम टर्म्स में आना चाहिए। यानी एंड आंसर ना आपका दोनों का ग्राम में आएगा या फिर दोनों का आपका उसमें आएगा मोल में, या दोनों का वॉल्यूम में आएगा, ठीक है। इस तरह कोशिश करनी है हमें। अब जब हम एंड आंसर फाइंड कर लेंगे इसका, चले वो कर लेते हैं, ऑक्सीजन से कर लेते हैं, ठीक है। कितना गिवन ऑक्सीजन में, 3 dm³। तो वो कर लेते हैं हम, ठीक है। हमें एंड आंसर टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना है हमें कि हमें ऑक्सीजन की इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करनी होगी और मैं कार्बन डाइऑक्साइड की इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करनी होगी, ठीक है। टेस्ट में आपके पास इतने मुश्किल सवाल नहीं आते, लेकिन मैं करा रहा हूँ ताकि ना वो सवाल जो टेस्ट में आएंगे ना, वो इतने मुश्किल नहीं होंगे। आपके पास ऐसे नंबर्स नहीं होंगे, आपके पास सिंपल नंबर्स होंगे जिनकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो इसलिए मैं करा रहा हूँ ये सवाल ताकि ना आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन का पहले फाइंड कर लेते हैं। पी बी इक्वल टू एन आर टी, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, देखें। या तो आप पहले दोनों की इनिशियल वॉल्यूम फाइंड कर लें और फिर वॉल्यूम सॉल्व कर लें इसको, या फिर क्या करें कि जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम गिवन है ना, उस गिवन वॉल्यूम से ना आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें, ठीक है, या मास फाइंड कर लें। तो हम उस तरीके से कर लेंगे, वो शॉर्ट है। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं ऑक्सीजन का। P/RT, प्रेशर कितना गिवन है हमारे पास, 10 atm है। टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में कैलोरी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 473, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये हो गया। प्रेशर जो है वो आपके पास 10 atm है। वॉल्यूम जो है वो आपके पास होगी, इस वॉल्यूम इसकी आपके पास इनिशियल में वॉल्यूम कितनी है आपके पास, इसमें
इनिशियल में इसमें गिवन कितनी वॉल्यूम 3dm³ ना, तो 3dm³ डिवाइडेड बाय r हो गया आपके पास 821 मल्टीप्लाइड बाय t, जो कि हमने बताया आपको 473। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास अपॉन हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 3 से नीचे 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 473 और ये आ गया हमारे पास 0.7725। ये 0.7725 नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, ये नेशनल नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन का, इसको 77 से ही लिखते हैं। ठीक है, 77 से ही 0.77 मोल। ये आपके पास इनिशियल मोल है ऑक्सीजन का। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका मास। क्योंकि कार्बन में आंसर हमारे पास मास में आया है ना, तो हमें ना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन का इनिशियल मोल पता है, अब हम मोल वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। तो ये आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड है 0.77 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस 0.77 से हम फाइंड करें कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो हमें पता है मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है। तो ये हो जाएगा मास इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये हम कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है 0.77 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो ये आंसर फाइंड कर लेते हैं इसका। ये हो गया आपके पास 0.77 मल्टीप्लाइड बाय 44 कितना आ रहा है आपके पास 33.88। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आपके पास कितना आ रहा था, कार्बन से आपके पास कितना आ रहा था 73.3 ग्राम 73.3 ग्राम, और ऑक्सीजन से कितना आ रहा है आपके पास 33.88 ग्राम। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि आंसर कम क्यों आ रहा है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से। तो लिमिटेड रिएक्टेंट क्या हुआ आपके पास, वो हो गया आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लिमिटेड रिएक्टेंट है आपके पास, तो ये बात चल गया हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ये नहीं बताया कि और कुछ फाइंड करना है, तो बस अपनी तरफ से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। हम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं CO2 की, इसी फॉर्मूले से होगी। तो ये हो गया आपके पास PV इज इक्वल टू nRT। अगर CO2 की बात करें ना, तो CO2 में V तो है, नंबर ऑफ मोल जो है ये वाला कंसिडर करेंगे ऑक्सीजन वाला। ठीक है, हम तो ये कर लेते हैं हम। अब देखें, अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लिमिटेड रिएक्टेंट है अगर वो कार्बन होता ना, है ना, तो इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल जो हम पुट करते हैं ना वो कार्बन वाले करते हैं। तो उसके लिए ना हमें कार्बन वाले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं अलग से, वो फिर पुट करते हैं हम। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए कि हमें ऑक्सीजन के मोल पता, तो हम ये नहीं पुट करेंगे इसमें। हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा है और उसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें। ठीक है, ऐसा करते हैं कार्बन वाले ना, इसमें हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इसकी nRT अपॉन P और नंबर मोल कितना है ऑक्सीजन से 0.77, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 473 केल्विन और अपॉन में आपके पास आ गया प्रेशर जो कि आपके पास गिवन है 10 atm। तो ये फाइंड कर लेते हैं हम, कर लेते हैं कैलकुलेटर। 0.77 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 473 अपॉन हो गया आपके पास 10, 2.99 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं, ये हो गया आपके पास 2.99 dm³। इतना आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, इतना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा आपके पास। और जैसे हमने कहा इनकेस अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चंस में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कार्बन आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन आपके पास इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन आपके पास इसमें 10 dm³ वॉल्यूम गिवन है, अगर ऑक्सीजन की वॉल्यूम 10 dm³ है ना तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो आपके पास ज़्यादा आएगा, ठीक है। उससे आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आएगा उससे आपके पास मास ज़्यादा आ जाएगा। तो इस अगर 10 dm³ वॉल्यूम गिवन है ऑक्सीजन का तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो कार्बन हो जाएगा, चूँकि ऑक्सीजन का ना फिर आंसर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से करेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा हमारा कार्बन। तो हम क्या करेंगे, अगर कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो ना हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो जो नंबर ऑफ मोल्स हम यूज़ करेंगे वो कार्बन से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको भी फाइंड करने का तरीका देख लेते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब इसमें n को चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसमें अब इससे हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम कितना है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय RT अपॉन P। इसका आंसर जो मास कार्बन से आया हमारे पास कितना आया है 73.3 ग्राम्स। जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो उसका आएगा जिसको हम फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम किसकी फाइंड कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि 44 मल्टीप्लाई बाय R तो पता है हमें और टेम्परेचर भी पता है हमें और प्रेशर भी पता है हमें। तो ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 73.3 अपॉन 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 473 अपॉन 10, 6.469। इसको हम कर लेते हैं राउंड ऑफ करके 6.47 dm³, ठीक है। तो इस तरह अगर कार्बन लिमिटेड रिएक्टेंट हो ना तो इस तरह आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, लिमिटेड रिएक्टेंट जो है वो हमने इतना सब कुछ कर दिया इसमें, तो और कुछ बचा है नहीं करने के लिए, ठीक है। लिमिटेड रिएक्टेंट हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये शॉर्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। यील्ड का मतलब होता है हासिल करना, यानी कि जो हमने हासिल किया ना वो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो हमारी यील्ड होगी ना वो होगी हमारी प्रोडक्ट जो हमें मिला है। यील्ड की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें ना हमारी
केमिस्ट्री में। तो यील्ड का मतलब होता है हमारा प्रोडक्ट, या ये कह लें कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, वो एक तो वो होती है जो हमें मिली है, और एक वो होती है जो एक्सपेक्टेड होती है। ठीक है, और फिर उन दोनों में से हम फाइंड करते हैं उनका परसेंटेज। ठीक है, अब देखें यील्ड के टॉपिक में क्या होता है हमारे पास। एक हमारे पास चीज़ होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, ये जो फाइंड किया होता है ना हमने, ये जो फाइंड किया हुआ है ना हमने ये, ठीक है, और ये जो पहले हमने फाइंड किया था, क्या कहते हैं, ये होता है हमारा थ्योरेटिकल यील्ड। ये वो यील्ड होती है जो हमने कैलकुलेट की है, जितनी आनी चाहिए। ठीक है, और फिर एक होती है आपकी एक्चुअल यील्ड। अब देखें केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो हमेशा उतना स्मूथ नहीं होता जितना हम समझते हैं। ठीक है, कभी कभार होता है आपके पास ना एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, सिंपल सा, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया। अब अगर ये कार्बन हमारे पास कोल होगा ना, कोल, उसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी। लेकिन इसी कोल में ना हमारे पास एक और रिएक्शन भी होता है, और वो होता है ये वाला। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रही, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन रही है। अब देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टोइशियोमेट्री में ना हम एक अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन ये करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन कह रही है ना वही बनेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता नहीं है। मोस्टली ऐसा नहीं होता कि जो हमारी इक्वेशन कह रही है वो नहीं बनता, बल्कि हमारे पास ना कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट बनता है जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है कि बन सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लें, अगर कोल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ ना आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड ही बच जाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखिए इनिशियल रिएक्टेंट की जो अमाउंट है ना वो सेम रहेगी, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना उसमें कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होगा और कुछ हिस्सा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया ना, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, ये वो है, ये प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो है जो तब बनेगा जब हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन हमारे पास ना कभी कभार, मोस्टली, बल्कि मोस्टली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना वही जो रिएक्टेंट्स है ना, सेम रिएक्टेंट्स, वो कोई और केमिकल रिएक्शन कर देते हैं जिसके वजह से हमारे पास कुछ और बन जाता है। और यही नहीं, बल्कि अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते रहे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास वायर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता, हमेशा इसलिए नहीं होता यहाँ पर क्योंकि चले कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई, लेकिन हो सकता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये स्केप कर जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड स्केप कर जाएगी तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर सकती, उसको हम हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, फिर ये बनेगा नहीं हमारे पास। तो इस वजह से ना जो केमिकल रिएक्शन है ना उसमें वो इनकन्सिस्टेंसी होती है उसमें बहुत। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं ना वो बनता नहीं है, पूरे अमाउंट में ही बनता, कोई और बाई प्रोडक्ट बन जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जिस जिस कंटेनर में हम बना रहे हैं ना अपना प्रोडक्ट, उसी कंटेनर में ना एक और दूसरा रिएक्शन होने लग जाता है जिसकी वजह से मजमा सा रिएक्टेंट खा जाता है। तो रिएक्टेंट नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी वजह से ना
हमें ये फाइंड करना ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट बना है वो कितना बना है, और डिफरेंस कितना उसका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था, यानी जो थियोरेटिकल है हमारे पास, और जो एक्चुअल इसमें फ़र्क कितना है। तो उसके लिए ना हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो होता है हमारा परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला, जो कि सिंपल है आपके पास, एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास परसेंटेज में डिफरेंस कितना आया है उसका, प्रोडक्ट का कितना, मानी कितना परसेंट प्रोडक्ट हमारे पास सही बना है। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास ये है कि हमारे पास ये है लाइमस्टोन है, ठीक है, और इसको हमने हीट किया है। तो इसको हीट करने की वजह से ना हमारे पास बना है क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, वो हमारे पास 4.5 किलोग्राम है। ठीक है, यह यूनिट क्या है, किलोग्राम में, तो चेंज करना ग्राम में। ठीक है, और जो CaO है, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, वो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है ना इसकी, वो है ये 2.5 किलोग्राम हमारे पास एक्चुअल यील्ड है इसकी। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन जो है वो हम लिख देते हैं। इसको हमने किया हीट, और बना क्या हमारे पास इससे क्विक लाइम, और इसके साथ साथ हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई मतलब नहीं है, पहले क्विक लाइम का देखते हैं। ठीक है, अब देखें जो इसकी एक्चुअल यील्ड है ना, एक्चुअल यील्ड वो कितनी बनी है हमारे पास, 2.5 ग्राम किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम एक्चुअल यील्ड है। इक्वेशन से जो हम फाइंड करेंगे ना वो की थ्योरेटिकल। ठीक है, तो इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो ये कितना होगा, कैल्शियम का होता है हमारे पास का, अगर मास की फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो कैल्शियम का हमारे पास होता है 40, प्लस कार्बन का होता है 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। तो ये हम कर लेते हैं फाइंड, 40 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, 100 हो गया आपके पास। तो ये हो गया आपके पास 100 ग्राम, और कार्बन वो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनता है इससे, 40 प्लस 16 यानी कि 56 ग्राम। अब ये गिवन कितना है हमारे पास, इसको मैं ग्राम में लिखूँ ना तो ये हो गया 4500। ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो लिमिटिंग रिएक्शन और स्टोइचियोमेट्री दोनों में ना आपके पास इक्वेशन से ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें गिवन हो सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें, आपके पास इक्वेशन से भी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें गिवन हो सकती है। जैसे अब ये गिवन है ना यहाँ पर, है ना, तो ये फाइंड कर लेते हैं हम कितना बनता है इससे। वही मेथड यूज़ कर लेंगे हमारे रेशो वाला। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपना। सी कितना हो गया हमारे पास, 2 करेंगे तो ये हो गया 100, और 56, 4500 कितना हो गया ये 2520, यानी कि 2520 क्या ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी ग्राम में चेंज कर लूँ ना, तो जो हमारी एक्चुअल यील्ड है ना वो हो जाएगी हमारे पास 2500 ग्राम, और जो हमारी थियोरेटिकल यील्ड है ना, थियोरेटिकल, वो हो जाएगी हमारे पास जो हमने फाइंड की अभी 20
2520। जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारे पास वो 20 ग्राम का है, ठीक है, डिफरेंस 20 ग्राम का आ रहा है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि परसेंटेज यील्ड कितनी होगी हमारे पास। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास हो गई क्या है, एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड कितनी थी हमारे पास 2500 अपॉन थ्योरेटिकल कितनी है हमारे पास 2500 और 20, ठीक है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेटर से। 2500 अपॉन 2520 मल्टीप्लाइड बाय 100, 99.20। इसको 99.2 रख देते हैं परसेंटेज। अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास 99.2% जो है ना वो यील्ड आई है। यानी जो लाइमस्टोन गिवन था ना हमारे पास, इस लाइमस्टोन का 99.2% जो है ना वो चेंज हुआ है हमारे पास इसमें क्विक लाइम में। तो जो बचा हुआ हमारे पास 0.8% है ना, उसका क्या हुआ। देखिए ये बचा हुआ 0.8% जो है ना, ये हमारे पास या तो हमारे पास अनयूज रहेगा, ठीक है। अनयूज इस तरीके से रहेगा कि देखें, अगर आपके पास कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स बर्न हो जाएंगे ना, है ना, तो आपके पास में से कुछ मॉलिक्यूल जो है ना वो चेंज हो जाएंगे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो आपके पास चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इन मॉलिक्यूल को उतनी एनर्जी नहीं मिली होगी, उतना हीट नहीं होगा कि चेंज हो सके। तो ये जो 0.8% है ना, ये कभी कभार अनयूज रहता है, यानी कि इस्तेमाल ही नहीं होता, ठीक है। या कभी कभार ये हो सकता है कि ये जो 0.8% है ना ये कोई और रिएक्शन कर ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जब इसको हम बर्न करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, तो हमारे पास ये तो बन गया, इसके साथ हमें वाटर भी बनेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि हीट की वजह से ये लाइमस्टोन रिएक्ट कर जाए वाटर से, ठीक है। अब देखें एक जगह तो ये बन गया ना, है ना। अब अगर आपके पास लाइमस्टोन के 2-3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से ये बन गया, जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना वो इस वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो है ना वो इसमें कोई और चीज़ बन जाएगी, कोई और मॉलिक्यूल बन जाएगा इसमें। तो इस किस्म की ना चेंजेस आपके पास आती रहती हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। रिएक्टर्स ना आपस में दूसरे रिएक्ट करते रहते हैं, आगे बाद डिफरेंट चीज़ें रिजल्ट बनते रहते हैं उससे। तो इस वजह से ना आपके पास ना रिएक्शन में इनकन्सिस्टेंसी आती है, जिसकी वजह से ना कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्शन रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन हम ओपन एयर में करेंगे ना, तो वाटर वेपर होंगे ओपन एयर में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो है ना वो हमारे पास वाटर वेपर से रिएक्ट कर जाए। अगर ये वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन सकता है, हमारे पास इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा हमारे पास प्लस CO2। ये रिएक्शन पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ये होगी, आप देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, लेकिन क्या है कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा हमारे पास। तो ऐसे इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है हमारे पास रिएक्शंस में, ठीक है। तो इसी वजह से ना हमारे पास कुछ अमाउंट में रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो कुछ और बना लेता है या कुछ बनता ही नहीं है कभी कभार, ठीक है। जैसे ठीक है कभी कभार वो रिएक्ट करते हैं, कभी कभार अनयूज रहता है, या कभी कभार ऐसे रिएक्शन करते हैं प्रोडक्ट नहीं मिलता हमें। तो इस वजह से ना हमारे पास जो
एक्चुअल यील्ड है ना, वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लें कहीं। जो एक्चुअल यील्ड है ना, वो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखें, ये ख़त्म हो गया था ना। अब अभी चंद दिनों में ना मुझे इसका टेस्ट लेना है। ठीक है, जो हमने इतना पढ़ा उस पर टेस्ट लेना है, तो इसकी तैयारी करके रखिएगा। और फिर चलो देखते हैं टेस्ट कैसा होता है आपका। ठीक है, टेस्ट में जो है ना वो मैं न्यूमेरिकल दूंगा आपको, लेकिन वो सिंपल न्यूमेरिकल होंगे, यानी वो ऐसे न्यूमेरिकल है कि आपको ना कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा सिंपल न्यूमेरिकल दूँ आपके पास, ताकि आपके पास ना होल नंबर्स में परसेंटेजेस हो, होल नंबर में आपके पास मास वास वगैरह आए, ताकि ना कैलकुलेट करना आसान हो। ठीक है, देखिए एंट्री टेस्ट में ना आपको कैलकुलेटर कभी कभार यूज़ करना अलाउ नहीं होता कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन दिमाग यूज़ करना अलाउ होता है। तो दिमाग यूज़ करें और दिमाग यूज़ करना सीख लें, ताकि ना आगे काम आए आपके। ठीक है, फिर ये आपको ना समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, चलो तैयारी करें अपने नेक्स्ट टेस्ट की। यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक पढ़ना है हमने। ठीक है, तो चलें तैयारी करते हैं अपनी। अल्लाह हाफ़िज़।